हेलो एवरीवन। पिछले कुछ महीनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी समान नागरिक संहिता यह टर्म काफ़ी न्यूज़ में रहा है। न्यूज़पेपर ने इसे वाइडली कवर भी किया है एंड एक लॉन्ग डिबेट पूरे इंडिया में इस टाइम पर हो रही है, क्या यूसीसी इंडिया में आना चाहिए या अभी नहीं फिर कभी। हर समुदाय के अपने अपने विचार हैं, कोई इसको फेवर कर रहा है, किसी को यूसीसी के इम्प्लीमेंट से परेशानी है। तो चलिए लेट्स गेट इनसाइट्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड विद मी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी जाए तो इसका मतलब है अ सिंगल लॉ फॉर इंटायर नेशन इन सिविल मैटर्स, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी राइट एंड इनहेरिटेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड एथनिसिटी। तो पहले बात कर लेते हैं यूसीसी को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में डीपीएसपी के थ्रू रखा गया है। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज मींस ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो स्टेट को दिए गए हैं टू सिक्योर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड प्रमोट वेलफेयर नेशन। डीपीएसपी भारतीय संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 टू 51 में मेंशन है, बट डीपीएसपी की लीगल सैंक्शन नहीं है लाइक फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी हैव ओनली मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस मींस इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इनको स्टेट यानी कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इम्प्लीमेंट करेगा थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, लॉ, एक्ट एंड ऑर्डर्स। जैसा कि पास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 को 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1972 करके लोकल गवर्नमेंट एज अ विलेज पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी को ऑर्गेनाइज किया एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन दी गई। ऐसे कई एक्ट गवर्नमेंट ने पास किए सिंस 1947 डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जैसे वेजेस के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, आर्टिकल 42 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, वर्कर के पार्टिसिपेशन के लिए इंडस्ट्रीज में ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और आर्टिकल 48 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी जाए तो यह इस फिलॉसफी पर बेस्ड है कि धर्म और कानून के बीच में कोई संबंध नहीं है। इवन हमारे देश के एक स्टेट गोवा में पुर्तगीज की सिविल कोड 1867 के थ्रू यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही इम्प्लीमेंट है। इंडिया का सुप्रीम कोर्ट भी कई सारी जजमेंट में इंडियन गवर्नमेंट्स को यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बोल चुका है। इसमें पहला है साहबानो केस 1985, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज़ अ मैटर ऑफ रिग्रेट दैट आर्टिकल 44 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ रिमेन्ड अ डेड लेटर। साहबानो केस 1985 में एक 73 ईयर ओल्ड वुमेन को उसके हस्बैंड ने डाइवोर्स 3 टाइम्स बोल के उसे तलाक दे दिया और मेंटेनेंस को डिनाइड कर दिया। उसके बाद उस महिला ने अपने स्टेट के हाई कोर्ट को अप्रोच किया, जहां डिसीजन महिला के फेवर में आया, लेकिन उसके हस्बैंड ने एपेलेट जुरिडिक्शन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस व्यक्ति को अपनी महिला की अंडर इस्लामिक लॉ सारी ऑब्लिगेशन और मेंटेनेंस फुलफिल करनी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइफ को, चिल्ड्रंस को एंड पेरेंट्स को मेंटेनेंस देना ये सारे सेक्शन 125 ऑफ ऑल इंडिया क्रिमिनल कोड के थ्रू प्रोसीजर में आते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। और उसने ये भी कहा कि इंडियन गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ मेंटेनेंस जो मुस्लिम वाइफ को दिए जाते हैं वो केवल 90 डेज़ के लिए जाते हैं, बट सेक्शन 125 ऑफ सीआरपी एक्ट ये सारे सिटीजन्स पे इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन इंडिया में अप्लाई होता है। यह एक इंडियन हिस्ट्री में एक लैंडमार्क जजमेंट थी। नेशनल वाइड डिस्कशन हुआ, मीटिंग हुई, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट में अंडर प्रेशर आके मुस्लिम वुमेन के राइट को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम वुमेन्स राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 पास किया और सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को इनएप्लीकेबल किया मुस्लिम वुमेन के लिए। दूसरा केस है सरला मुदगल केस। यह केस हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है। इस केस के अंदर यह क्वेश्चन किया गया, क्या एक हिंदू हस्बैंड हिंदू लॉ के अंदर इस्लाम को क्या दूसरी शादी कर सकता है। से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम धर्म को अपनाना और पहली वाइफ को डाइवोर्स देना यह एक ऑफेंस है जो कि सेक्शन 494 इंडियन पेनल कोड के अंदर है। अब मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में ज़रूरी क्यों है। कानून नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा। सिविल मैटर्स पे सारी कम्युनिटीज़ एक समान लॉ से गवर्न होंगी।
जेंडर जस्टिस को प्रमोट करेगा और महिलाओं को भी एम्पावर करेगा। तो दोस्तों, यूसीसी को इंडिया में इम्प्लीमेंट करना बहुत ही चैलेंजिंग है। इसमें एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल तो चाहिए ही, इसके अलावा हमें कई सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है जहां मल्टी कल्चर एग्जिस्ट करता है। हर समुदाय की पर्सनल लॉ एंड कस्टम प्रैक्टिसेस हैं जो उनके सिविल मैटर्स को गवर्न एंड गाइड करते हैं। यहां तक कि कई सारे पर्सनल लॉ को कोडिफाई और डॉक्यूमेंट भी नहीं किया गया है, वे ओरली सर्विसेज पर डिपेंड करते हैं। यूसीसी को अपने धर्म पर हमला समझता है। उनके अकॉर्डिंग यह उनके रिलीजियस फ्रीडम राइट को वायलेट करता है। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा जनजातियां रहती हैं। इन जनजातियों का 90% पॉपुलेशन ग्रामीण है और ज़्यादातर जंगलों में रहती है और उनकी कस्टम प्रैक्टिसेस एक दूसरे से बहुत अलग हैं, जैसे बहुविवाह, उत्तराधिकारी के नियम, शादी से जुड़े काम। मेघालय में कुछ ट्राइब में सोसाइटी मैट्रियार्कल है, जहां प्रॉपर्टी घर की सबसे छोटी बेटी को ही मिलती है। यहाँ बात करी जाए नागा ट्राइब की, जहाँ की प्रैक्टिसेस इंटायरली डिफरेंट है अदर कम्युनिटी से। अलावा दोस्तों, आर्टिकल 29(1) अलग कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने की गारंटी भी देता है। यूसीसी इस तरह का होना चाहिए कि यह इंडिया के मल्टी कल्चरलिज्म को रिफ्लेक्ट करे और इंडिया की डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करे। बिकॉज हमारे लिए यूनिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन यूनिफॉर्मिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में एग्जिस्ट रहने वाले कल्चरल डिफरेंसेस को अकोमोडेट करने के लिए इंटीग्रेशनिस्ट एंड रिस्ट्रिक्टेड मल्टीकल्चरल अप्रोच दोनों को अलाउ करता है। इसके लिए ज़रूरी है कि एक वाइड डिस्कशन किया जाए सारी कम्युनिटीज़ से, एक मॉडल यूसीसी बना के उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए और सारी कम्युनिटीज़ से उनके इनपुट्स मांगे जाएं। इससे हम रिफॉर्म भी कर पाएंगे पर्सनल लॉ में और इंडिया में एग्जिस्ट करने वाली कल्चरल डिफरेंसेस को ईजिली अकोमोडेट भी कर पाएंगे।